हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौदन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी। आज नॉर्मेलिटी टॉपिक पर पूरा डिस्कस रहेगा। नॉर्मेलिटी की परिभाषा और इससे रिलेटेड जितने टर्म है इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में हमने मोलैरिटी पर डिस्कस किया था। मोलैरिटी पर जितने बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल का एक स्पेशल लेक्चर डाले थे केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। आज हमारा टॉपिक होगा नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल प्रभार, ये सारे टर्म्स तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाते हैं, पर नॉर्मेलिटी का जो टर्म्स होता है इसमें बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। आज उसी टॉपिक को हम लेकर आए हैं। बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है और ये छूटने न पाए, इसलिए। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है नॉर्मलता। नॉर्मलता। हम आज के पूरे लेक्चर में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चों को चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, दोनों लोगों के लिए आसान हो। नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आज का टॉपिक होगा नॉर्मेलिटी गुप्ता सर क्लासेज में। नॉर्मेलिटी सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे, और डिफिनीशन में मैं बता दूं कि अगर इसका यूनिट अगर पता रहे नॉर्मेलिटी का तो भी डिफिनीशन बड़ा आराम से बनता है। इसका यूनिट होता है ग्राम तुल्यांकों प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसका यूनिट बनता है। किसका ग्राम तुल्यांक ऊपर रहेगा, किसका आयतन रहेगा, बस इतनी बातें जान लें तो हमको लगता है कि नॉर्मेलिटी का एक डिफिनीशन भी अच्छा खासा से आसानी से मिल जाएगा। इसके इंग्लिश में इक्विवेलेंट पर लीटर इसका इंग्लिश में यूनिट बनता है। इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट इंग्लिश में बनता है। अब ये ग्राम तुल्यांक जो होते हैं ये किसका होता है और आयतन किसका होता है, इसी को हम जान लें। ग्राम तुल्यांक होता है, ये चैप्टर चल रहा है विलियन सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन मतलब विलयन, मतलब इसके कम से कम दो पार्ट है, एक विलयन और एक विलायक, और दोनों मिलकर के विलयन। विलय मतलब सॉल्यूट और विलायक मतलब सॉल्वेंट। इन सब बातों को जानते रहेंगे। अब जो है ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो है ये विलय का होता है, और आयतन जो लीटर जो होता है ये आयतन को रिप्रेजेंट करता है, वो आयतन किसका होता है, विलयन का होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन लगा देते हैं। इन ये पर लीटर बोला जाता है, तो हम वर्ड में लिख देते हैं पर लीटर सॉल्यूशन।
solution is known as normality of that solution। नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। हम देखिए क्या लिखें, ग्राम तुल्यांक हिंदी में लिख देते हैं। किसके ग्राम तुल्यांक? विलेय के। किसमें? 1 लीटर विलयन में। तो हिंदी में लिखा जा सकता है ऐसे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। एकदम आसान डेफिनेशन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। या इंग्लिश में देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, या 1 लीटर कर सकते, इन पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। तो ये केवल और केवल यूनिट से ये डेफिनेशन निकल के आ रहा है। यूनिट जानते रहेंगे तो डेफिनेशन आसानी से बन जाएगा, और यूनिट जानते रहेंगे तो हमको लगता है कि इसका फार्मूला भी बन जाएगा। तो हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। ऊपर है ग्राम तुल्यांकों की तुल्यांक और नीचे है लीटर। तो यहां पर हम देखिए फार्मूला लिखते हैं, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की इसके विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। ये फार्मूला बन जाएगा। केवल और केवल यूनिट की कहानी चल रही है, मात्रक की कहानी। ग्राम तुल्यांक ऊपर, लीटर नीचे। हम लिख दिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये होता है फार्मूला इसका, नॉर्मेलिटी का। हम इसे इंग्लिश में लिख देते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये एक फार्मूला बन जाएगा किसका? नॉर्मेलिटी का। हाँ, फार्मूले में एक बात ध्यान रहेगा, जो विलयन का आयतन होगा वो हमेशा लीटर में ही लिया जाएगा। अगर यहाँ विलयन का आयतन सवाल में ml में दिया जाता है तो भी हमें लीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हम यहाँ ml लिखें तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब रह गई बात, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे जान पाएंगे। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है
भार बटे तुल्यांकी भार। किसका भार? अरे किसके ग्राम तुल्यांक की संख्या देखते हैं, इसमें लिखा गया है विलेय के, तो यहां पर लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगा। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकलने के बाद एक फार्मूला नया भी बन सकता है, ये फार्मूला हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं, नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। ये हो गया नॉर्मलता का एक अगला फार्मूला। अब इस फार्मूले में दिक्कत यह है कि विलेय का तुल्यांकी भार नहीं जानते हैं बच्चे, विलेय का तुल्यांकी भार हमें अब सीखना पड़ेगा, और विलेय का तुल्यांकी भार का फार्मूला लिख करके फिर से एक नया फार्मूला हम लोग बना देंगे। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लें और वीडियो को पॉज करके ही नोट करें और अपना खुद का नोट्स बनाते रहें। वैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों के प्रयोग से थोड़ा टॉपिक आसान हो जाएगा। हम चलते हैं विलेय का तुल्यांकी भार बताने के लिए। अच्छा, विलेय अलग अलग पदार्थ हो सकता है जो उसमें घोला जाता है, और अलग अलग पदार्थ का हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या रहता है कि नॉर्मलता में विलेय का भार तो दिया रहेगा, कौन सा विलेय पदार्थ है वो भी बताया रहेगा, विलयन का आयतन भी दिया रहेगा। बस अंतर यह है कि तुल्यांकी भार नहीं दिया रहता, तुल्यांकी भार कभी कभी दिया रहता, कभी कभी नहीं। तो हम ये सब जानते हुए भी जब तक तुल्यांकी भार नहीं जान पाएंगे तब तक इसका सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होगा जो सीखने का विलेय का तुल्यांकी भार होगा। तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे इसी को जानने। चलिए हम इरेज करते हैं इसे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे हमारे इस मेहनत को एक दम मिले और हम और अच्छा से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। क्योंकि हमें क्या, आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए और किया जाए और इसे शेयर कर दिया जाए। तो हमारा अगला टॉपिक होगा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को देखिए हम कैसे बता रहे हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे कुछ भी मान ले हम बटे यन मान लेते हैं, अनुभार बटे यन। अब यन क्या है इसी को जान लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यन। हम चाहेंगे कि इंग्लिश
और हिंदी दोनों टर्म साथ साथ चले। हो सकता है कहीं मिस कर जाए पढ़ाने में, तो उसके लिए कमेंट कर देंगे, तो जरूर हम उसका फिर से हिंदी या इंग्लिश बता देंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यक्स, यक्स क्या है, इसको यन क्या है, इसके लिए जान लेते हैं। यन, यन देखिए किसी अम्ल की क्षारकता है, क्या है, क्षारकता, क्षारकता। फॉर एनी एसिड, क्या है, बेसिसिटी, बेसिसिटी है, ये क्षारकता है। अब बेसिसिटी क्या होता है ये जान लें। अम्ल के बारे में एक बात सभी लोग जान लें कि अम्ल वही हो सकता है जिसके पास H+ देने के हो, जली विलयन में H+ निकालने का गुण होता है, वही अम्ल होता है। जो H+ नहीं देता है वो अम्ल नहीं होता है। तो क्षारकता क्या है ये जान लें। क्षारकता मतलब किसी अम्ल से विस्थापित होने वाले H+ आयनों की संख्या। तो क्षारकता क्या है, किसी अम्ल से विस्थापित होने वाले H+ आयनों की संख्या। इंग्लिश में देख लें, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन्स, जितने H+ आयन दे सकता है वही उसकी क्षारकता होगी और वही उसका यन होगा। तो देखें, फॉर H2SO4, इसमें दो H दिख रहे हैं और दोनों H विस्थापित होने वाले होते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी होगी, मतलब क्षारकता हो गई, क्षारकता इसका हो जाएगा 2, मतलब n = 2। तो अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n करेंगे, अणुभार बटे n। अब H2SO4 का तुल्यांकी भार जानना चाहें तो H2SO4 का क्या निकालें, अणुभार निकालें और 2 से डिवाइड कर लें। हम यहां पर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। देखिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका H का होता है 1 × 2 है तो 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 2 × 32 × 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और × 4, तो हो जाएगा 2 + 32 + 64 इसको 2 हो जाएगा 6 8 4 6 3 98, तो हो जाएगा 98/2 = हो जाएगा 49। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। कहने का मतलब ये है कि यन हम निकालना सीख लें तो किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम चलते हैं किसी अन्य अम्ल का तुल्यांकी भार सीखेंगे निकालना। तो सबसे पहले एक काम करें, इसको जरूर नोट कर लें, रफ कापी, पेन और
कॉपी ले करके ही बैठे, क्योंकि नोट करना अच्छी बात होगी। चलिए हम चलते हैं किसी दूसरे अम्ल की तुल्यांकी भार के जानने के लिए कि कैसे तुल्यांकी भार हम दूसरे अम्ल का निकाल पाएंगे। मान लेते हैं कि HCl है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इसको देख लें। इसके लिए सबसे पहले तो जान लें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इक्वल टू हो जाएगा, H का होता है 1 और इसका होता है 35.5, तो हो जाएगा 36.5। ये तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ। अब इसके लिए N फॉर HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 हाइड्रोजन दिख रहा है डिस्प्लेस होने के लिए और यही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है, इसकी N क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 36.5 अपान 1 इक्वल टू 36.5। इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। एक और हम देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद जिसमें जितना H दिखता है उसमें हर सब में जितने H दिखते उतने नहीं होते हैं, या थोड़ा सा अंतर भी होता है कभी कभी, इसको भी हम देख लेते हैं। और देखिए मान लेते हैं कि हम एक लेते हैं H3PO4, इसका तुल्यांकी भार हम जानना चाहते हैं, तो एक बात जान लें, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, देखते हैं तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है या नहीं। अगर तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होगा तो समझ लें इसका तुल्यांकी भार भी इतना N भी 3 हो जाएगा। लेकिन पहले हम जाने तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और बॉन्ड स्ट्रक्चर के बनाते समय एक बात का ध्यान देंगे, P के पास अधिकतम 5 बॉन्ड हो सकते हैं, O के पास अधिकतम 2 बॉन्ड हो सकते हैं, H के पास अधिकतम 1 बॉन्ड हो सकता है। अगर इससे अलग हो रहा है तो कुछ चार्ज उस पर लग जाते हैं। तो P के पास हम क्या करते हैं, 5 बॉन्ड बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें O को चाहिए कितना, 2 बॉन्ड। एक O यहाँ लगा दिए 2 बॉन्ड से, एक और O लगा दे 2 बॉन्ड से, 2 2 4। अब एक और O बच रहा है, तो ये गड़बड़ हो रहा है, हम इसको क्या करें, सिंगल बॉन्ड से लगा दें, क्योंकि और O सेटिंग नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 और एक और O लगा देते हम, 4 O की सेटिंग हो गई, 4 O की, एक O पर डबल बॉन्ड हो गया और फास्फोरस पर 5 बॉन्ड हो गए, सब काम फिट हो रहा है। बस इतना अंतर है कि इन 3 ऑक्सीजन पर एक एक बॉन्ड है, 2 2 बॉन्ड करना है। तो एक काम करते हैं, H H और H, तीनों H इस पर लगा देते हैं। अब एक बात जानें कि ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए बांड तोड़ता है तो ये बांड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये ऋणावेशित हो जाता है और ये H+ के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ऐसा ही कंडीशन कुछ इस पर भी हो सकता था और ये H+ के रूप में बाहर निकल सकता है और H पर शिफ्ट हो जाएगा ये माइनस और ये H+ के रूप में बाहर निकल सकता है। अर्थात इसमें देख रहे हैं कि तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है, अर्थात N बराबर 3। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख करके और 3 से डिवाइड कर देंगे, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। एक और देख लेते हैं, H3PO3 के बारे में देख लें। सबसे पहले P बना लें और डबल बॉन्ड O दिखा दें। P के पास 2 बंद हो गया, अभी 3 बंद और रहे तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो दोनों ऑक्सीजन को हम इस तरह दिखा दिए। अभी 5 बंद हुआ नहीं फास्फोरस के पास, तो एक हाइड्रोजन भी इसी में से ले लेते हैं
और 2 हाइड्रोजन बचे, दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पूरा करेंगे। ऐसा करने पर फिर देखें इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युतीय होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये माइनस बन जाएगा और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस हो जाएगा और ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा। और फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उतना नहीं होता है जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होता है। अतः ये बॉन्ड पूर्ण रूप से आयनिक न होकर के कुछ संयोजक नेचर का है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन दिख रहा है कि डिस्प्लेसेबल है, इसलिए n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं। आगे एक और देख लें, यहां पर हम दिखा रहे हैं H3PO2 दिखा देते हैं, H3PO2। तो इसमें देखिए फास्फोरिक एक बना लें, ये डबल बॉन्ड O दिखा दें और क्या दिखाएं, एक और ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन दिखा दें। लेकिन इसे बंध पूरा करना है 5, फास्फोरस के 5 5, 1 2 3 बंध हुआ, 2 हाइड्रोजन से, क्योंकि अभी हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से पूरा कर दे, 3 2 5 हुआ। एक हाइड्रोजन अभी बचा है लेकिन इसका एक बंध पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये इस पर जाएगा तो ऋणावेशित हो जाएगा और ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे और सबका तुल्यांकी भार, अच्छा इतने में से काम चल जाएगा बोर्ड की परीक्षा में। इसके बाद जो है हम लोग अम्ल का तुल्यांकी भार सीख लिए, अब हम चलेंगे क्षार का तुल्यांकी भार निकालना सीखने। क्षार का तुल्यांकी भार, तो चलिए इसे इरेज करते हैं। हमारा रिक्वेस्ट मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे ये देख लें। n फॉर बेस क्या होता है, अब एसिड के लिए बेसिसिटी था तो बेस के लिए एसिडिटी होगा, एसिडिटी मतलब क्षार के लिए n जो होता है वो उसकी अम्लता होती है, अम्लता। किसी क्षार की अम्लता ही वो n बन जाएगा और n जब जान जाएंगे वो अणुभार से अणुभार को n से डिवाइड कर लेंगे, तुल्यांकी भार मिल जाएगा। अब अम्लता क्या होता है ये जान लें। अम्लता का मतलब होता है किसी क्षार से विस्थापित होने वाले OH माइनस समूहों की संख्या, OH माइनस समूहों की संख्या। तो एसिडिटी इक्वल टू, इंग्लिश में देख लेते हैं, number of displaceable OH group from any base
किसी भी बेस से जितने OH ग्रुप डिस्प्लेसेबल होने वाले होते हैं वही उसकी अम्लता होती है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, अच्छा बेस वही होता है जिसमें OH ग्रुप होता है। तो ये एक बेस है, इसमें OH की संख्या 1, इसलिए N इक्वल टू 1। और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N। तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1, हो जाएगा 40 अपॉन 1 हो जाए तो ये 40 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसी प्रकार किसी अन्य का देख लें, CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस में 2 OH ग्रुप दिख रहा है तो N क्या हो जाएगा? N इक्वल टू 2 बन जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे। इक्विवेलेंट वेट इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 40 और इसका होता है 16 और इसका होता है 1। ये ट्वाइस कर देंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 34 इक्वल टू हो जाएगा 74। तो ये हो जाएगा 74 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो ये 37 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इस तरह से किसी क्षार के लिए यक्स फाइंड कर लेंगे और जब यन फाइंड कर लेंगे और जब यन फाइंड हो जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट भी निकल जाएगा। और जब इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार निकाल लेंगे तो उसकी नॉर्मलता भी निकालना बड़ा आसान होगा। चलिए एक और बचता है लवण के लिए देख लें। साल्ट के लिए हम साल्ट के लिए यन को कैसे डिसाइड करेंगे इसको देख लेते हैं। हम इसे इरेज करते हैं। किसी साल्ट के लिए यन और उसका तुल्यांकी भार भी निकालना जानेंगे और इतने से बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन टच हो जाएगा। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मलता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। तो यन फॉर साल्ट, यन फॉर साल्ट जो होता है टोटल नंबर ऑफ कैटायन के या पॉजिटिव आयंस और टोटल नंबर ऑफ निगेटिव आयन। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और टोटल नंबर ऑफ निगेटिव आयन। मतलब हिंदी में देखें तो यन किसी लवण के कुल धन आयनों की संख्या अथवा कुल ऋण आयनों की संख्या, कुल धन आयनों अथवा कुल ऋण आयनों की संख्या। तो देख लें फॉर एग्जांपल देखें NaCl ये लवण है, इसको अगर डिसोसिएट किया रहे तो Na प्लस एंड Cl माइनस। कितने धन आयन निकले हैं? 1। कितने धन आयन? 1। तो N बराबर 1। धन आयन से नहीं देखें, ऋण आयन से देखें तो ये कितने ऋण आयन निकले? 1। तो N बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह किसी और को देख लें, CaCl2 इसमें देखें ये डिसोसिएट हो जाएगा तो Ca प्लस 2 प्लस
एंड 2Cl पर माइनस ये बनेगा। कितने धन आयन बने हैं? n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऋण आयन देखा जाए तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई है तो ऋण आयन की संख्या 2, अतः n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी और का देख लेते हैं। CH3COO Na सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम एसीटेट होता है, सोडियम एसीटेट। तो इसका हो जाएगा CH3COO पर माइनस एंड Na पर प्लस। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने ऋण आयन है? 1, अथवा कितने धनायन से देखा जाए तो भी 1। एक और देख लें, CH3COO ट्वाइस Ca, ये डिसोसिएट होता है तो CH3COO पर माइनस 2 ये बनता है एंड Ca पर 2 प्लस, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से n को डिसाइड करेंगे और जब n डिसाइड हो जाएगा तो नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। तो इस प्रकार हम n देख लिए हैं, तुल्यांकी भार निकालना सीख लिए हैं। किसके लिए? अम्ल के लिए, क्षार के लिए, और किसके लिए? और लवण के लिए। इसका तुल्यांकी भार अगर देखा जाए तो ये होता है 23 और ये होता है 35.5, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 0.5 और 58.5 अपान n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इसका NaCl का। इसी प्रकार इसका देखा जाए इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, कैल्शियम का होता है 40 अब प्लस इसका होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 70 हो जाएगा, 70 और 40 110 और डिवाइड करेंगे n इक्वल टू 2 तो हो जाएगा 55। इसका इक्विवेलेंट है या तुल्यांकी भार। इसका देखें तुल्यांकी भार, तो उसका मालूम ऐसे लिख दे रहे, तुल्यांकी भार इक्वल टू हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन है तो 3 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है तो 32 प्लस Na का होता है 23। सबको ऐड कर ले, 3 2 5 3 8 2 10 0 2 3 5 1 6 7 70 हो गया। तो 70 अपान कितना 1 तो हो जाएगा 70। इसी प्रकार इसका देख लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे तुल्यांकी भार। तो ये नॉर्मेलिटी की कहानी यहाँ तक पहुंचे हम लोग। अब हम चलते हैं नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को जानने के लिए, अब हम क्या करते हैं, मान लेते ही एक कंटेनर है और इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब विलयन है, विलयन मतलब सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें उपस्थित है 1 ग्राम तुल्यांक विलेय, कोई भी विलेय पदार्थ हो सकता है, 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितना आएगी? अच्छा, नॉर्मेलिटी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, तो n से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितना है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन इसमें लीटर में, या इसी को लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या केवल इक्विवेलेंट हम कर सकते थे ऑफ सॉल्यूट अपन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा कितने ग्राम तुल्यांक है 1 और वॉल्यूम कितना है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 तुल्यांक प्रति लीटर, 1 तुल्यांक प्रति लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। अच्छा, जिस 1 तुल्यांक प्रति लीटर किसी विलयन की नार्मलता अगर 1 आ जाए तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे, नॉर्मल विलयन, नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे या नॉर्मल विलयन कहेंगे, विलयन। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एक अगला कंटेनर लेकर के, दूसरा कंटेनर। मान लेते हैं ये फिर से एक 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें उपस्थित है 2 ग्राम तुल्यांक विलेय। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितना आएगी 2/1 इक्वल टू 2n लिखें अथवा इसको लिखें 2 तुल्यांक प्रति लीटर। तो जिस विलयन की नॉर्मेलिटी 2 आ जाए उसे कहते हैं बाइनॉर्मल सॉल्यूशन। बाइनॉर्मल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से देखते जाते हैं। तो नॉर्मेलिटी 1 तो नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी 2 बाइनॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी 1/10 तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन और नॉर्मेलिटी 1/100 तो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड ये सारे टर्म्स जानते रहें क्योंकि इन सारे टर्म्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अच्छी उपयोगिता होगी। तो अगला लेक्चर होगा हमारा नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जितने तरह के बोर्ड परीक्षा में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।